इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी चैप्टर फर्स्ट भारतीय समाज एक परिचय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। और मेरे दोस्त जितने भी सवाल हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप सभी सवालों को देखिएगा। देखिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल जो है आपका, जो आपके विषय का नाम है उसी पे आधारित है। सवाल क्या कहता है, देखिए आपके समक्ष आ चुका है। देखिए सवाल है आपका कि समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। जो आपका समाज शास्त्र, जिसको आप अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किन भाषाओं से हुई है। तो देखिए समाज शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मेरे भाई, समाज शास्त्र को अंग्रेजी में कहा जाता है सोशियोलॉजी। और ये जो सोशियोलॉजी जो शब्द है ये दो वर्डों से मिलकर बना है। एक आपका वर्ड हो गया सोशियस, ठीक है, एक आपका सोशियस हो गया जिसका मतलब होता है सोसाइटी। और सोसाइटी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो सोसाइटी को हिंदी में कहते हैं समाज। तो अब आप समझ लीजिए ये जो सोशियस है ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और यहाँ पर ये जो लोजी बना मेरे दोस्त, ये आपका लोगस नाम का शब्द जो कि ग्रीक भाषा का है। और लोगस का मतलब होता है स्टडी, और स्टडी को हिंदी में आप क्या कहते हैं, शास्त्र। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, अगर आप मिलाइएगा तो समाज शास्त्र बन गया आपका। और लोगस किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है वो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये जो समाज शास्त्र है मेरे दोस्त, लैटिन और ग्रीक भाषा का क्या है, तो मिक्सचर है। तो लैटिन एवं ग्रीक समाज शास्त्र जो शब्द है वो इसकी उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है, लैटिन और ग्रीक से हुई है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। लैटिन और ग्रीक से इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा जो सवाल है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है, मतलब समाज शास्त्र के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट नाम दिया है कॉम्ट केवल, लेकिन आपको पूरा नाम याद रखना है आगस्ट कॉम्ट। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था आगस्ट कॉम्ट, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा, आगस्ट कॉम्ट आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए तीसरा नंबर सवाल मेरे दोस्त। सवाल क्या कहता है आपके समक्ष, सवाल है भाई कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। जिनको पहले से अगर आंसर पता है, क्योंकि मैंने चैप्टर को पढ़ाया है, तो आप बखूबी आंसर दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे भी तो पता चले कि हाँ कितना आपको आंसर पहले से याद था, क्योंकि चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैप्टर का मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ था ही नहीं, बस थोड़ा सा क्या था, परिचय था। और मैंने बताया भी था कि मतलब बस चैप्टर का नाम ही था भारतीय समाज, और उसी का एक परिचय था। हम लोगों ने उसका भी एक परिचय किया था, छोटा सा परिचय था। तो इसमें क्या ही क्वेश्चन आंसर कराना है ना। तो ऑब्जेक्टिव में जितना है मैं समझा दूंगा, और बाकी हम लोग अगले क्लास में चैप्टर सेकंड को शुरू करेंगे। क्लियर, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे मुंबई विश्वविद्यालय से। कब, तो 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई जो हुई वो शुरू हुई थी। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है जी। ऑप्शन देखिए, अधिक है, कम है, समान है, उपरोक्त में से कोई नहीं। एकदम सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ भारतीय समाज में महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की अपेक्षा कम है। तो क्या हो जाएंगे सही जवाब, ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे सही जवाब मेरे दोस्त। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही जवाब कि भारतीय समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो संख्या है वो क्या है, तो कम है। अगला सवाल देखिएगा, पांचवा नंबर सवाल है कि कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। जो भारतीय समुदाय है उसकी सर्वप्रथम विशेषता कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं आपके, वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता, जजमानी व्यवस्था, इनमें से सभी। तो भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता मेरे दोस्त अनेकता में एकता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता कौन है, अनेकता में एकता। तो याद रखिएगा ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो मानव का जो समाज है और इसकी जो संस्कृति है, इसका इतिहास जो है कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन देखिए, गांव से, शहर से, विदेश से। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शन ए, गांव से। जो मानव समाज और संस्कृति का इतिहास है कहाँ से शुरू होता है, तो गांव से शुरू होता है। अगला देखिएगा, सातवां नंबर सवाल कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। ठीक है, हमारा जो समाज है भारतीय समाज, इसका जो विभाजन है वो कई आधारों पे हुआ है। तो सवाल कहता है कि यह विभाजन क्या कहलाता है। पहले तो ये बताइए कि मैं इस चैप्टर को जब पढ़ा रहा था, बड़ा छोटा सा चैप्टर था, लेकिन मैंने पढ़ाया, 18-19 मिनट लगे थे मुझे पढ़ाने में। तो उसमें मैंने आपको मानव समाज के बारे में बताया था। ठीक है, तो आखिरकार समाज किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक से अधिक लोगों का जब समूह होता है तो उसी को समाज का एक मतलब उससे रूप बन जाता है, उसी को समाज कहते हैं। तो यही बात कही जाती है, एक समुदाय बनता है फिर समाज। तो भारतीय
भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पे हुआ है। यह विभाजन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग समुदाय कहते हैं। क्या? कम्युनिटी। यानी कि ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे, इसको हम लोग समुदाय कहते हैं। भारतीय समाज का जब विभाजन होता है कई आधारों पे तो वो समुदाय का रूप ले लेता है। अगला देखिएगा, आर्थिक आधार पे समाज कितने वर्गों में विभक्त है? आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब रुपया पैसा। तो रुपया पैसा के आधार पे जो समाज है आपका जो मेरे भाई वो कितने वर्गों में विभाजित है? तो 3 वर्गों में। नहीं, हम लोग कहते हैं उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो और मध्यम वर्ग भी क्या है? तो 3 भागों में विभाजित है। एक होता है मतलब उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और आपका मध्यम वर्ग, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, आर्थिक आधार पे समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो 3 वर्गों में। कौन कौन? उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग में। क्लियर? आगे देखिएगा, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति प्यार होना चाहिए, इसी को ना राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, नहीं, सामान्य थोड़ी, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, ये भी नहीं हो जाएगा, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा होना, राष्ट्र के प्रति प्यार होना, ठीक है, राष्ट्र के प्रति जागरूकता होना, ये यहाँ पर होता है। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण और नगरीय समुदाय मतलब गांव का जो समुदाय है और नगर का जो समुदाय है, इनको आपको अगर अलग करना है तो इसका मुख्य आधार क्या आप लीजिएगा? तो ऑप्शंस को देखते हैं। जनसंख्या के आकार, देखिए जनसंख्या के आकार पे हम लोग गांव और शहर को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांव भी आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे शहरों से भी ज़्यादा जनसंख्या है। बड़े बड़े गांव भी आपको मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल गांव मिल जाएंगे और छोटे गांव में मिल जाएंगे। तो इसके आधार पे हम लोग इसका वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं समुदाय का। सामाजिक संबंध की प्रकृति पे देखिए, सामाजिक संबंध की प्रकृति ये क्या है? तो ये बदलाव का मतलब प्रतिरूप है, मतलब जैसा माहौल रहेगा उस तरह का बनेगा। अगर मान लीजिए शहर में ही लोग हैं, अगर वो बहुत दिन मतलब शुरुआत से ही रह रहे हैं तो उनका जो सामाजिक स्थिति होगा एक तरह से मिला जुला होगा। तो इस पर भी हम लोग इसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, व्यवसाय की प्रकृति पे कर सकते हैं, जनरली याद रखिए, क्योंकि शहर के लोग सिंपल सा बात है कि वो खेती नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे खेत होते ही नहीं है, शहर में बहुत कम मात्रा में खेत होते हैं। तो व्यवसाय की प्रकृति पे गांव के लोग जनरली जो होते हैं वो ज़्यादातर खेती से ही संबंधित होते हैं। तो व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक यानी अलग कर सकते हैं, ये इसका मुख्य आधार हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसके आधार पर भी कर सकते हैं, अलग इसके आधार पर भी कर सकते हैं, लेकिन बोला है कि मुख्य रूप से, ठीक ना। तो मुख्य रूप से हम लोग व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर ही, सो आवर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपनिवेशवाद का संबंध है, तो उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई पूरा का पूरा शक्तिशाली देश है, ठीक है, और वो मतलब ऐसा देश पे कब्जा करता है जहाँ पे मतलब प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज से वो भरा पड़ा देश है, उस पर वो क्या करता है? अपना कब्जा जमाता है, अपना आधिपत्य जमाता है। तो उपनिवेशवाद जनरली साम्राज्यवाद को देता है, ठीक ना, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। तो उपनिवेशवाद का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी, इसका संबंध जो है साम्राज्यवाद से है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। और ये भी याद रखिए कि उपनिवेशवाद कहते किसे हैं, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। 12 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष क्या कहलाता है? मतलब एक धार्मिक समुदाय है, उसका दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष है, तो उसको आप क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, एक जाति के प्रति या एक धर्म के प्रति अगर विद्वेष है तो उसको सांप्रदायिकता बोला जाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए आप हिंदू हैं और मुस्लिम के प्रति आपके अंदर क्या है? विद्वेष की भावना है, ठीक ना। तो इसको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे, सांप्रदायिकता। एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति जो विद्वेष होता है इसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं मेरे दोस्त। अगला सवाल देखिएगा, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? अगर सामुदायिक विकास योजना जो बनाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि गांवों को हर तरह से विकास करना है, ठीक ना, गांवों में हर तरह से विकास करना है। तो ग्रामीण उद्योगों का विकास नहीं, हर तरह से। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में है कि गांवों का सर्वांगीण विकास करना, तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर? तो गांवों का सर्वांगीण विकास आपके सही जवाब हो जाएंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट आप सवाल देखिएगा, निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अद्वितीय है, मतलब किसी दूसरे के समान नहीं है। अद्वितीय कहने का मतलब होता है कि दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है, मतलब केवल एक ही है।
ठीक ना। तो ये बात कही जाती है। तो निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा का द्वितीय का प्रमुख आधार क्या है? तो हमारे यहाँ धर्म, कर्म, तो धर्म भी हमारे यहाँ है, कर्म भी, जाति व्यवस्था, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी आपके हो जाएंगे इनमें से सभी, क्योंकि देखिए धर्म के आधार में भी अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ बड़ा ही धर्म वाला लोचा है, और कर्म वाला भी, और जाति व्यवस्था भी। तो हमारे यहाँ ऑप्शन डी आपके इसके सही जवाब हो जाएंगे। 15 नंबर है कि उपनिवेशवाद ने किसे जन्म दिया? देखिए बड़ा अच्छा सा सवाल है और बड़ा फेमस सा सवाल भी है कि उपनिवेशवाद ने किसको जन्म दिया। ठीक है, वो भारत जैसे कि ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन का उपनिवेशवाद बना, इंग्लैंड ने भारत पे कब्जा किया ना, तो भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेशवाद बना। तो इससे भारत में क्या हुआ? तो भारत के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना क्या हुई? उत्पन्न हुई कि अब अपने देश को क्या करना है? अंग्रेजों के चुंगल से छुड़ाना है। तो उपनिवेशवाद जो है ना वो राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देता है। क्लियर? अगर उपनिवेशवाद अपना देश नहीं हो रहता, गुलाम नहीं हुआ रहता, तो हमारे अंदर इतनी राष्ट्रवाद की भावना नहीं रहती। जरा सा भी कुछ होता है हम लोग पूरा एक्टिव हो जाते हैं देश के प्रति, है ना जी, देश के प्रति पूरा जागरूक हो जाते हैं। तो ये किसका देन है? उपनिवेशवाद का ही देन है। हम लोग गुलाम हुए तो उसके बाद हम लोग के अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई? तो उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से दोस्तों इस चैप्टर के टोटल, मैंने बहुत छोटा सा चैप्टर था, फिर भी मैंने आपको टोटल 15 सवाल इंपॉर्टेंट टाइप्स के इसमें से खोज कर निकाल कर, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वैसे सवाल मैंने आपको दिए। तो मैं पूर्णतः ये उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप सारे सवालों को अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पीडीएफ भी इसका टेलीग्राम से या सॉफ्ट स्टडी ऐप से आप डाउनलोड करके अपना नोट्स बना लीजिएगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे, जो कि आपका मेन होगा। समझिए कि अब चैप्टर 2 से आपकी मेन क्लासेस सब है। जितने भी चैप्टर हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और बड़े लंबे लंबे से चैप्टर भी हैं, तो पढ़ना है बिल्कुल ध्यानपूर्वक, अच्छे तरीके से समझ के सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारी। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।